नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आ चुकी है। इस पर काफी बहस भी हुई कि देश में बिकने वाली करीब 20% दवाएं नकली होती हैं। दिलचस्प ये भी है कि भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन नकली और घटिया दवाओं के खिलाफ जिम्मेदारी ऐसे में हमारी और भी बढ़ जाती है। नकली और घटिया दवा बनाने और बेचने वालों पर सख्ती होनी चाहिए, मगर सरकार इतनी सख्ती संभवतः दिखा नहीं रही है। सरकार ने जन विश्वास बिल में नकली दवा पर कारोबारियों को सजा से राहत दे दी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि नकली दवाओं के खिलाफ सरकार के इस फैसले की आलोचना क्यों हो रही है और सरकार को इस पर दोबारा क्या गौर करना चाहिए। करेंगे विस्तार से इस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। नकली दवाओं के खिलाफ सरकार के फैसले समझ से परे हैं। एक तरफ तो उसने 300 जरूरी दवाओं पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे नकली दवाओं पर लगाम लगेगी, मगर दूसरी तरफ इसी सरकार ने जन विश्वास बिल में नकली दवाओं पर फार्मा कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल जन विश्वास बिल के नए प्रावधानों में जिन अहम कानूनों को अपराध के दायरे से निकाला जा रहा है, उनमें ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट की वे धाराएं शामिल हैं जिनमें पहले नकली दवाओं को लेकर 2 साल तक की जेल की सजा निर्धारित थी। अब किसी दवा के कंपाउंड कंपोजिशन का गैर कानूनी तरीके से बार बार इस्तेमाल करने यानी नकली दवा बनाने पर 2 साल तक की सजा के प्रावधान की बजाय 5 लाख रुपए की न्यूनतम पेनल्टी रखी जा रही है। यानी जुर्माने के तौर पर पैसे देकर फार्मा कंपनियां जेल की सजा से बच जाएंगी। सरकार का कहना है कि मामूली अपराधों के दायरे में अगर कोई पहली बार गलती कर रहा है तो उसके लिए सजा की व्यवस्था सरल होनी चाहिए, लेकिन जानकारों का कहना है कि सजा को आसान करना फार्मा कंपनियों को छूट देने जैसा है। सरकार को जेल की सजा के बजाय अगर पेनल्टी ही लगानी थी तो जुर्माने की रकम भारी भरकम होनी चाहिए थी, ताकि दवा कंपनियां गलती करने से डरें। ऐसे में सजा के तौर पर 5 लाख रुपए की पेनल्टी नाकाफी है। वहीं कुछ फार्मा एक्सपर्ट का कहना है कि देश के लिए नकली से ज्यादा खतरा घटिया दवाओं से है। पिछले साल दिसंबर में भारत से निर्यात की गई 2M दर्जे के कफ सिरप से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई थी। कफ सिरप में प्रतिबंधित एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल हुआ था, जो किडनी के लिए घातक होता है। वहीं डब्ल्यूएचओ भी भारत को नकली दवाओं का सबसे बड़ा हब कह चुका है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया भर में नकली दवाओं का 35% हिस्सा भारत से ही जाता है और इसका करीब 4000 करोड़ रुपए के नकली दवा बाजार पर कब्जा है। वहीं भारत में भी बिकने वाली करीब 20% दवाइयां नकली होती हैं। जानना जरूरी है कि दवा के मामले में ग्लोबल जरूरतों का 20% जेनरिक दवा भारत निर्यात करता है। भारत में 3000 से ज्यादा दवा कंपनियों के जरिए इन दवाओं का निर्यात होता है। वहीं दुनिया भर में कुल जरूरतों की वैक्सीन भारत से निर्यात होती है। लेकिन जब बात नकली दवाओं की आती है तो इसमें भी भारत पहले नंबर पर आता है, जो इंडियन फार्मा कंपनियों की साख पर बट्टा लगाने का काम करता है। ऐसे में सरकार को कड़े नियम, कायदे और कानून के जरिए इस पर अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है, ताकि हम फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहलाने में गर्व महसूस करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं चर्चा के लिए। डॉक्टर जयेश लेले हमारे साथ हैं, वाइस प्रेसिडेंट है आईएमए के यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर जयेश लेले, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर विरंची शाह, प्रेसिडेंट है आईडीएमए के इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। डॉक्टर शाह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं चीनू श्रीनिवासन, को कन्वीनर हैं AIDAN के, ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क के। बहुत बहुत स्वागत है चीनू जी आपका भी। चीनू जी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये जो जन विश्वास बिल में सजा के प्रावधानों को घटाया गया है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या ये ज़रूरी है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए, या हम कहीं विपरीत दिशा में जा रहे हैं? बात है तो सजाओं की प्रावधानों को घटाया नहीं गया है। देयर हैज़ बीन अ मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट हो गया उसमें, और जो अमेंडमेंट है सिर्फ सेक्शन 27D के तहत अमेंडमेंट हुआ है। और ये अमेंडमेंट ये है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंसेस ऑफ NSQ ड्रग्स, NSQ माने नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स आप बनाएंगे, पहली बार करेंगे आप ऑफेंस, और उसमें भी जो साधारण NSQ वाले, ना कि गंभीर NSQ ऑफेंसेस, उसको हम कंपाउंडेबल करेंगे। कंपाउंडेबल माने उसमें एक काइंड ऑफ और हल्का कर देंगे पनिशमेंट या जो कुछ भी कहो, मगर आपको जेल भिजवाया नहीं जाएगा।
मगर रिपीट ऑफेंस करेंगे, ये लोग जो डिस्कशन हो रही मीडिया में, पीपल डोंट मेंशन दिस, जो रिपीट ऑफेंस होता है, सेकंड टाइम ऑफेंस, जो पहले की जो लॉ है, आप जेल भी जा सकते हैं और अब 10 लाख 15 लाख जितना भी फाइन हो सकता है जो लॉ में है वो हो सकता है। और क्या ये ज़रूरत है या नहीं, आप जो पूछ रहे हैं कि ये आपकी फिलॉसफी के ऊपर है। उनका गवर्नमेंट का मानना है कि जो हमारे ज़्यादातर अधिकतर जो लॉ हैं, जो कानून हैं, ब्रिटिश टाइम की हैं, और ये आज एक अलग माहौल है, और इस माहौल में आप सजाएं थोड़ा कम करेंगे, खासकर कि फजूल साधारण गलतियों के लिए आप लोगों को जेल भिजवाएंगे तो लोगों में एक धक्का लगेगा। नहीं, ये साधारण नहीं है ना सर, ये साधारण नहीं है जिनको आप कह रहे हैं कि साधारण सा है। अगर कोई खराब दवा बना रहा है, मैं नकली नहीं करूंगा, मैं खराब की बात कर रहा हूं, अगर कोई खराब दवा बना रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि खराब दवा खा के किसी को छींक आई और अगले दिन वो ठीक हो गया। उसकी जान पर बना सकती है, उसकी लाइफ के लिए एक थ्रेट हो सकता है। तो आप खराब दवा बनाने वालों को जेल की सजा से अगर मुक्त कर रहे हैं तो ये तो आप कुछ अच्छा बेहतर काम नहीं कर रहे। आप एनएसक्यू की जो लिस्ट देखें, यादी देखें, उसमें 3 कैटेगरीज ऑफ एनएसक्यू है। उसमें सीरियस, नॉट सो सीरियस एंड ऑर्डिनरी। आप ऑर्डिनरी का बताऊं, आप टैबलेट आप बना रहे हैं, टैबलेट में एक स्पॉट आ गया, एक टैबलेट चिप हो गया, आप उसके लिए आप वो सीरियस ऑफेंस मान के आप लोगों को किसी को जेल भिजवाएंगे या किसी को 10 लाख फाइन करेंगे। ये कहा कि इट इज़ नॉट ए प्रॉपर पनिशमेंट। मगर सही आप बात कह रहे हैं कि एनएसक्यू में कहीं इट इज़ क्या बोलते हैं, जहाँ 500 mg होना चाहिए टैबलेट, वहाँ सिर्फ 300 है, तो इट इज़ अ सीरियस ऑफेंस। वहाँ तो वो वहाँ कंपाउंडेबल नहीं हो सकता है, इट वॉन्ट बी कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल के ऑटोमेटिक कंपाउंडेबल नहीं होता है, ये कंपाउंडेबल की जो डिस्क्रिशन इज लेफ्ट टू द रेगुलेटर। आप सीरियस ऑफेंसेस को आप कंपाउंडेबल नहीं करें। कंपाउंडेबल माने एक आप इसको, इट इज कॉल्ड ए काइंड ऑफ ए डिस्कशन विद द पर्सन हु हैज मेड द ऑफेंस, उसके साथ बैठकर आप उसको ऑफेंस को, सजा को कम करते हैं। सो सीरियस ऑफेंस के लिए सजा कम नहीं हो सकता है। बट सर, देश की पूर्व स्वास्थ्य सचिव का मैं बयान मीडिया में पढ़ रहा हूं, पूर्व स्वास्थ्य सचिव हैं सुजाता राव, वो कह रही हैं कि छोटे मामलों की आड़ में बड़े मामलों को अपराध से मुक्त करना ठीक नहीं है। ड्रग्स और फार्मेसी के मामले में हमारे देश में क्वालिटी कंट्रोल और नियमों के उल्लंघन के मामले में जो व्यवस्थाएं रही हैं अब तक, उन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है, और इन्हीं को ही देखते हुए तो आपराधिक सजा का डर लाया गया था। अब क्या ऐसा सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया कि अब इनकी जरूरत नहीं है? देख, वही तो कह रहा हूं मैं, नहीं, वही तो कह रहा हूं, छोटे ऑफेंसेस के लिए मैंने छोटे ऑफेंस की उल्लेख किया है, और एक लिस्ट है, वो लिस्ट इट इज अवेलेबल विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अब मैंने छोटे ऑफेंस का उदाहरण दिया आपको। आप इसके लिए आप दूसरा एग्जांपल दूंगा छोटे ऑफेंस का। अब पैकिंग ठीक नहीं है, पैकिंग में कुछ गड़बड़ हो गया। हमारी देश बड़ी देश है, मैं बॉम्बे में दवाइयाँ बनाता हूँ और नॉर्थ ईस्ट में जाती है, वहाँ बारिश होता है, वहाँ उसमें कुछ पैकिंग गड़बड़ हो गया। आप उसको सीरियस ऑफेंस मान के आप जेल भिजवाएंगे, स्पेशली फर्स्ट टाइम? नहीं, उसको ऑफेंस मानना छोड़ दीजिए। कॉलेज से आ रहे हैं आप, नहीं, अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत छोटी बात है तो ऑफेंस मानना छोड़ दीजिए ना उसको। लेकिन अगर आप मान रहे हैं कि वो ऑफेंस है, तो फिर ऑफेंस को आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये छोटा ऑफेंस है, ये बड़ा ऑफेंस है? एकदम मानना ही छोड़ दीजिए कि भाई अगर छोटा मोटा पैकिंग का वो है तो ये इसको ऑफेंस ही नहीं मानेंगे। आप सोचिए, मैं एक चीज बता रहा हूं आपको। आप इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट होकर आ रही है, पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी करके आ रहे हैं, आपकी उम्र 25-26 की है, आप विद लॉट ऑफ एंथुसियाज्म आके आप कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं, और आपको सडनली बोला जाता है कि ये छोटी ऑफेंस है, ये लेबल, ये छोटी टैबलेट इसमें छिप गया, हाँ, इसमें एक ब्रेक हो गया, उसको मेरे को आप जेल भिजा रहे हैं, 26 साल के लड़के को आप जेल भिजवा रहे हैं। तो आप कैसे कॉलेज सिस्टम इस देश में क्रिएट कर रहे हैं? इसका मतलब नहीं कि आप यू फॉरगिव ऑल द सीरियस ऑफेंसेस। मैं इसका आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं रहा हूं, आप गलत मेरे को कोट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो फिजूल के जो छोटे ऑफेंस होते हैं उससे कहीं कारोबार प्रभावित ना हो, और एक बड़े आइडिया के लिए आपको इस तरह के एग्जम्पशंस लाने चाहिए थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कंप्लायंस कम करो का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत ही है। हाँ, लेकिन मैं आ रहा हूं सर, मैं जी मैं आ रहा हूं सर, मैं ओपनिंग रिमार्क ले लूं बाकी लोगों के भी, मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेता हूं मैं जी। राइट, ऑलराइट, तो मैं डॉक्टर जयेश ले ले आपके इस पर रिमार्क में चाहूंगा सर। बहुत
आलोचना हो रही है इसमें कि कहा यह जा रहा है कि एक डिटरेंस का सिस्टम तो आपको रखना पड़ेगा ताकि आपके सामने एक नजीर रहे, एक भय रहे कि आपको किसी भी सूरत में लापरवाही नहीं करनी है। डेफिनेटली एज अ रेगुलेटर उन्होंने जो 300 दवाई के ऊपर कोड जरूरी है ये किया है, वो डेफिनेटली इट इज अ वेलकम। उसी के साथ में जो रेगुलेटर जो हमारे यहाँ जो इंडिया में जितनी दवाई बन रही है वो बाहर भी एक्सपोर्ट हो रही है, तो उसमें ऐसी छोटी चीज के ऊपर नकली दवा एट द सेम टाइम गलत दवा, इसके ऊपर रेगुलेटर ने और स्ट्रिक्टर रूल्स रेगुलेशन लाना चाहिए था। और उन्होंने एक मुद्दा मैं ऐसे गवर्नमेंट का मैं सोच रहा हूँ कि जेल कम करके उन्होंने 5 लाख रुपए फाइन बढ़ाया है, लेकिन इट इज नॉट द सोल्यूशन। वो उसके सामने डेफिनेटली होना चाहिए कि अगर जेल जरूरी है वहां वो ऑफेंसेस का क्लैरिटी होना चाहिए कि जो जैसे ये श्रीनिवास जी ने बताया कि वो मामूली दवा चिप हो गई है और गीली हो गई है दवा, वो सब समझते हैं। एज अ इंडिया में जितना बारिश गिरता है वो उस हिसाब से वो अलग है, लेकिन क्लैरिटी ऑन नकली दवा, क्लैरिटी ऑन नॉट प्योरली और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, उसके ऊपर डेफिनेटली रेगुलेटर का भारी भरकम उसका कंट्रोल होना चाहिए। अगर जरूर है तो जेल भी करना चाहिए। जेल की जगह जो निकाल दिया है वो इट हैज टू बी सब्जेक्टेड विद द प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी, और वो डेफिनेटली उसको हम लोग कोशिश करेंगे और लिखेंगे भी गवर्नमेंट को कि इसके जेल निकालने के बदले उसका कुछ भी डिटरेंट होना चाहिए, ये आप तैयार करके होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। एब्सोल्युटली। डॉक्टर विरिंची शाह, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डॉक्टर लिले ने उठाया कि आप जुर्माने की रकम बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप मान रहे हैं कि हम छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन साथ ही साथ में आपने जेल की सजा से आपको मुक्ति भी दे दी। तो ये कैसा एक कंफ्यूजन है? आप मान भी रहे हैं कि ये एक सीरियस ऑफेंस है, आप दूसरी तरफ ये मान भी रहे हैं कि ये इतना ज्यादा सीरियस नहीं है। अगर इतना ज्यादा सीरियस नहीं है तो फिर जेल की सजा हटा के जुर्माना क्यों बढ़ा रहे हैं आप? जी, पहले तो आईडीएमए को इस बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन में यहाँ आमंत्रित करने के लिए, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका मैं आई एम थैंकफुल टू यू। स्वागत सर। 2-3 चीजें मैं पहले कहना चाहता हूँ। एक तो जो नंबर्स पहले दिए गए थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्प्यूरियस या नकली दवाई इंडिया में बनती है, या सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट यहाँ से हो रही है वो सब स्टैंडर्ड या स्प्यूरियस या एडल्ट्रेटेड है, तो मेरे ख्याल से आपको जरा अपना होमवर्क ठीक से एक बार देख लेना चाहिए। ये फैक्ट्स नहीं है। इंडिया में एक सर्वे किया गया था, जिस सर्वे में ये बार वो आया था, पर करीब 50,000 सैंपल्स का सर्वे था, और ये सर्वे का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, जो इंडिया में जितनी मेडिसिन बिक रही है उसमें से करीब 4 to आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द एग्जैक्ट नंबर, बट इट वाज अराउंड 4 to 5%। बिल्कुल सर, 3% था जो भारत में सर्वे हुआ। भारत में जो सर्वे हुआ उसमें 3-4% था, लेकिन WHO का था। नहीं, आपने कहा ना कि अपने आंकड़े दुरुस्त कर ले, तो मैं आंकड़े दुरुस्त करके आपको बता रहा हूं सर। ये WHO के आंकड़े थे जो हमने रखे, स्वाभाविक रूप से उस पर भारत में प्रतिक्रिया हुई। भारत में जो अपने सर्वे हुए उसमें 3% पाए गए। भारत का सर्वे अलग है, WHO का अलग है ये, लेकिन ऑब्जर्वेशंस तो हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को हम आपके सामने रख रहे हैं। फिर भी चलिए वो नंबर को एक थोड़े साइड में रखते हैं। दूसरी आपकी जो एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि जो फेलियर्स है उसमें से सारे लोगों को मुक्त किया जाता है, तो मैं जस्ट एक और आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि फेलियर्स के लिए अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे स्प्यूरियस है, स्प्यूरियस यानी नकली दवा हो गई, एडल्ट्रेटेड है यानी कोई कंटामिनेशन ऐसा है जिससे वो एडल्ट्रेंट उसमें डाला गया है, ऐसे नॉट ऑफ स्टैंडर्ड है जिससे ग्रीवियस हार्म होता है। तो ये सारे जो फेलियर्स हैं वो 27 ABC में कवर किए जाते हैं, और इसके लिए हाल में भी 7 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑलरेडी प्रोविजन है, उसको नहीं चेंज किया गया है। तो मैं आपको बहुत क्लियरली ये बात बताना चाहता हूं कि जहां सीरियस ऑफेंसेस है, जिसमें स्प्यूरियस आ गया, एडल्ट्रेटेड और ग्रीवियस हार्म, इसमें हाल में भी ये जन विश्वास बिल के बाद भी 7 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट का टर्म वैसे ही है जैसे पहले था, उसको नहीं छुआ गया। अब बात आ गई है कि किसको कंपाउंड किया गया है। तो 2 मेजर चीजें हैं जिसको कंपाउंडिंग की, जिसमें जन विश्वास बिल में कवर किया गया है। और जन विश्वास बिल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मा है, और 42 अलग अलग लॉज हैं जिसको कवर किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट को और
स्टेक होल्डर्स को लग रहा था कि इसमें डाइल्यूशन की जरूरत है। और जरूरत इसलिए है कि हम बहुत सारी चीजों में क्रिमिनलिटी डाल के जो क्रिटिकल चीजें उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो माइनर ऑफेंसेस है उसको हम डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, और हमारी पूरी मशीनरी, हमारा पूरा फोकस जो है वो मेजर और क्रिटिकल फेलियर्स पे फोकस करेगा, जो मैंने बताया कि स्पूरियस, एडल्ट्रेटेड और एनएसक्यू दैट leads to grievous harm to the patient. if I may interrupt, Dr. किया गया है उसमें एक सेक्शन 29 डॉक्टर शाह, if I may interrupt, मैं ये देखिए, एक तो पहले भी माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करने के खिलाफ कोई नहीं है, पहली बात। हमारा सवाल ये है सर, आपने खबर पढ़ी होगी, इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खबर थी, सरकार के ही विभाग ने करोड़ों रुपए की नकली दवाइयां पकड़ी हैं। उनको स्वास्थ्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने बाकायदा सम्मानित भी किया है उन अधिकारियों को। ये बता रहा है कि देश में ये प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त हम एक तरफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, हम एक तरफ क्यूआर कोड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक तरफ हम इस बड़ी प्रॉब्लम पर संसद में भीतर में कह रहे हैं, बाहर भी बयानात आ रहे हैं कि हम इस पूरे इकोसिस्टम को क्लियर करना चाहते हैं। अभी सरकार ने फसाई से लेकर सारी के सारी एजेंसीज ने हिमाचल से लेकर पूरे देश में एक अभियान छेड़ा कि हम नकली और काउंटरफिट दवाओं को हटाएंगे। एक तरफ आपकी स्वीकारोक्ति है, मेरा सवाल यह है कि एक तरफ आपकी स्वीकारोक्ति है कि प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ आप मुंह मोड़ लेते हैं इसके नाम पर कि साहब हम माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। क्या वो माहौल आ गया सर? मैं बोल रहा हूं, क्या वो माहौल आ गया कि हम डीक्रिमिनलाइजेशन करना शुरू कर दें, या हमें कुछ वक्त रुकना चाहिए था? दीपक जी, मैं वही एक जरा आप समझिए किस चीज को डिक्रिमिनलाइज किया गया है। एक है सेक्शन 29 जो 30B में लिया गया है, उसमें इट इज अ यूज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस ऑफ अ गवर्नमेंट एनालिस्ट। यानी गवर्नमेंट एनालिस्ट अगर आपकी प्रोडक्ट को पास करता है और वो सर्टिफिकेट आप एडवर्टाइज करते हो, उसमें भी प्रोसिक्यूशन, आप समझिए उसमें भी आपको जेल डाला जाए। आपने सिर्फ वो सीओए को यूज किया है कि हाँ मेरी प्रोडक्ट पास हो रही है, उस पर सजा थी सर 1 साल की। उसको डिक्रिमिनलाइज किया है कि अगर आप गवर्नमेंट एनालिस्ट के रिपोर्ट को आप यूज करते हो आपके प्रमोशन में, तो आपको 5 लाख का अभी पेनल्टी होगी। इसमें सर ऐसी कोई, ये एक माइनर ऑफेंस है। मैं इसको ये इस तरीके से बोल रहा हूँ कि ये जो सेक्शन 29 इट इज यूजिंग द सीओए, द सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस ऑफ अ गवर्नमेंट एनालिस्ट। इसको आप क्यों, इसमें किसको दिक्कत हो सकती है कि इसको डिक्रिमिनलाइज क्यों किया गया है? दूसरी बात जो डिक्रिमिनलाइज हुई है, जो 32B में है, इसमें ऐसे फेलियर्स हैं जिसमें स्पूरियस ना हो, जिसमें एडल्ट्रेटेड ना हो, जिसमें ऐसे फेलियर्स ना हो जिससे किसी को हार्म हो, जो ऐसे कॉन्ट्रावेंशन ना हो, यानी कि आपने बैन ड्रग नहीं बनाया हो, ऐसे कॉन्ट्रावेंशन ना हो जहां आपने विदाउट लाइसेंस बनाया हो। ये सारे लोग जो फेलियर्स हैं उसको पहले के फॉर्म में ही रखा गया है। इसके अलावा जैसे अभी मेरे आगे स्पीकर ने बोला, जैसे आपकी एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, हाल में अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसको मिसब्रांडेड कहते हैं, इसमें भी आपको जेल में बंद किया जा सकता है। तो अगर आपसे एक पैरासिटामोल के स्पेलिंग में शायद गलती हो गई है पूरे पैक में, तो इसके लिए आपको जुर्माना किया जा सकता है। और ये भी आप समझिए, ऐसा नहीं है कि आपको जेल नहीं हो सकती, लेकिन एक प्रोविजन है कि आप जेल भी हो सकती है या तो आपको एक पेनल्टी भी हो सकती है। इसकी चर्चा को अभी आगे बढ़ाएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, देखिए इसमें बहुत व्यापक चर्चा हो रही है, पूरे देश में इस पर विमर्श हो रहा है। एक तरफ इस पर डीक्रिमिनलाइजेशन, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो नॉन सीरियस ऑफेंसेस हैं उनमें सजा का प्रावधान हटाया गया है, जेल का प्रावधान हटाकर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन कुछ लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सब स्टैंडर्ड दवा बनाने की एक तरह से छूट दे रहे हो, ये इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। इस पर और थोड़ा सा करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो नकली दवा की एक बार फिर से देश में इस पर चर्चा हो रही है, एक तरह से हवा आप कह सकते हैं। और इसी बीच जो जन विश्वास बिल आया है उस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं, उसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। चीनू जी, सवाल यही है, सबसे बड़ा आरोप यही है सर कि क्या मैन्युफैक्चरर्स जो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन बनाते हैं, और अब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश में ऐसे मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं,
क्या हम इन प्रावधानों को ढीला करके ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो सब स्टैंडर्ड मेडिसिन बनाते हैं, क्या हम उनके लिए एक राह को आसान तो नहीं कर रहे हैं कि भैया हमने फाइन दे दिया, पकड़े गए तो ठीक है फाइन दे देंगे, नहीं पकड़े गए तो करोड़ों का मुनाफा, और पकड़े गए तो मामूली फाइन दे देंगे, काम खत्म? ऐसा तो नहीं है सर। नहीं, मैं पहले आपका क्वेश्चन के लिए मैं उसको उत्तर दूंगा जी। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो जनरल इंप्रेशन है कि has been taken out from section 7D, ये गलत है। केल टर्म हैज नॉट बीन टेकन आउट, और सिर्फ जहां माइनर ऑफेंसेस के लिए उसको कंपाउंडिंग किया जाता है, और उसी में लिखा है सेक्शन 32 में सेकेंड टाइम ऑफेंसेस पीपल कैन गो टू जेल। पहले की जो टर्म्स थी ऑफेंस की वही है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग टू जेल। सो मेरा कहना है कि इट हैज नॉट बीन डाइल्यूटेड एक्सेप्ट फॉर माइनर ऑफेंसेस, इट हैज बीन डीक्रिमिनलाइज्ड। नहीं सर, बट सेक्शन 30 जो सर नहीं इम्प्रिजनमेंट का जो सेक्शन 30 का 2 है, उसमें ये है जो मैं पढ़ पा रहा हूं, उस पे कंपनीज फेस अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपीज फॉर द रिपीटेड वायलेशन। अब ये इसको सिर्फ फाइन कर दिया गया है और 5 लाख रुपीज का कर दिया गया है, लेस देन 5 लाख रुपीज एज पर द अमेंडमेंट। इससे तो हटाया है सर। नहीं, वो तो है, सेक्शन 30 का कुछ लेना देना नहीं है। जो प्रीवियस स्पीकर ने बताया, इट इज अबाउट यूजिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट। उसमें क्या क्रिमिनल चीज है मेरे को मालूम ही नहीं है, मेरे को पता नहीं लगता है। इट इज नॉट एन ऑफेंस, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म एनीबॉडी। अब बात रही है सेक्शन 27D की, जेल टर्म हैज नॉट बीन रिमूव्ड और सिर्फ कंपाउंडिंग इज ओनली फॉर माइनर ऑफेंसेस। और उसमें दूसरा भी सेक्शन 32 में दिया है कि रिपीट ऑफेंसेस विल नॉट बी कंपाउंडेबल। माने पहली बार माइनर ऑफेंसेस के लिए इट इज डीक्रिमिनलाइज्ड एंड इट इज कंपाउंडेबल, बट रिपीट ऑफेंसेस आर नॉट कंपाउंडेबल। अब बात आ रही है आपकी जो क्वेश्चन है, नहीं इस पे भी नहीं, इस पे देखिए, इस पे मेरा काउंटर क्वेश्चन है सर। नहीं चीनू जी, इस पे मेरा काउंटर क्वेश्चन है। आप 27D की बात कर रहे हैं, आप 27D की आपने बात करी कि इट विल continue to face imprisonment between 1 to 2 years and a fine not less than 20,000। लेकिन सर यहां पर एक नया प्रावधान भी है। करेक्ट, यहां पे एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म की बात भी हो रही है सर। इस प्रावधान के तहत ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ये कह रहा है कि कंपनी कुड अग्री टू पे द फाइन इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन द कोर्ट। तो ये भी आपने एक रास्ता खोल दिया ना सर। दैट इज कंपाउंडिंग। नहीं, एसेंशियली दैट इज कंपाउंडिंग, और ओनली फर्स्ट टाइम ऑफेंसेस के लिए, सेकंड टाइम ऑफेंस के लिए नहीं है, और माइनर ऑफेंसेस के लिए है। बात वही है ना सर, अगर फर्स्ट टाइम में ही किसी की, इस बात की क्या गारंटी है सर कि फर्स्ट टाइम में किसी की जान पर नहीं बनेगी, दूसरे ही टाइम पर बनेगी? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। नहीं, आप यू हैव टू एनालाइज ना। अगर सही में देखिए सेक्शन 26A-B है, जहां नकली दवाइयां या मिलावटी दवाइयां हैं, या जो लोग बनाते हैं विदाउट लाइसेंस, उसके लिए जेल टर्म हैज नॉट बीन रिमूव्ड, द सेम इट स्टेज एज बिफोर। तो इन तीनों मेजर ऑफेंसेस में कोई गलत किया है, दे विल गो टू जेल एज पर लॉ। बट यहाँ है कि द लॉ शुड एक्ट एंड द रेगुलेटर शुड एक्ट। वो अलग ये तो वही बात होगी ना। अच्छा, मैं जी श्रीनिवासन जी, जी श्रीनिवासन जी, मैं डॉक्टर लेले के पास चलने जाऊंगा। डॉक्टर लेले, कहीं हम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि छोटे मामलों में डीक्रिमिनलाइज करके, कहीं ये साउंड तो नहीं कर रहा है? क्योंकि देखिए, मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूं, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं जो इस बिल के पास होने के बाद आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आर्ग्यूमेंट ये आ रहा है कि साहब जब तक कुछ बहुत बड़ा नहीं हो गया तब तक सजा नहीं मिलेगी, छोटा मोटा हो गया ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है सर? नहीं, ये जो छोटा बड़ा माइनर मेजर, ये जो ऑफेंसेस है उसका डिस्क्रिमिनेशन या उसका क्लैरिटी, ये बहुत अलग अलग किस्म की रेखाएं से वो जुड़ा है। लेकिन आप एक समझिए कि अगर स्पूरियस मेडिसिन है, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन है, और किसी की अगर जान चली जाती है तो उसको तो वो 0 और 100% इफेक्ट है। तो उसमें आप कैसा बोल सकते हैं कि ये माइनर था, भी उसको खाली जेल निकाल डालो, खाली पैसा भरो और निकल जाओ? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये जो आपको, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। आज खाली दवाई खराब होना या लेबल का खराब होना, ये सब बात अलग है। स्पूरियस दवाई का या नकली दवाई का क्लैरिटी, जैसे
आज अफ्रीका में दवाई गई और बच्चों का 67 डेथ हो गए, ये तो मेजर ही ऑफेंस से करा जाएगा। तो मेरे हिसाब से कि आप जो छोटा ऑफेंस और बड़ा ऑफेंस में आप बराबर अच्छी तरह से क्लैरिटी रखिए, और डेफिनेटली और पहला हो या बाद में हो, कंपाउंडिंग हो, लेकिन अगर ये किसी की जानलेवा है, किसी को हैजार्डस है, तो डेफिनेटली इट शुड बी टेकन केयर दैट इट्स अ बैड। ठीक सर, एब्सोल्युटली। डॉक्टर वीरेंद्र जी, यस सर, डॉक्टर वीरेंद्र जी आपके क्लोजिंग रिमार्क्स सर। सर, मैं इतना आपको आश्वासित करना चाहता हूं, हम आईडीएमए की तरफ से सरकार के साथ भी काफी काम करते हैं और काफी और स्टेक होल्डर से काम करते हैं। जी जी। और जो मैसेज अभी जा रहा है, मैं आपको इतना आश्वासित करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री बहुत सीरियस है। जी। आपने अभी एक शेड्यूल एम के रेफरेंस में मंत्री जी का स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि एक रिवाइज शेड्यूल आ रहा है और उसके हिसाब से इंडिया के जो सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनको डब्ल्यूएचओ जीएमपी के इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड्स पे लाने की बात है, और उसके लिए 6 महीना बड़ी कंपनीज के लिए और एसएमईज के लिए 12 महीने में उनको शिफ्ट होना है। ये मैसेज हो गया। दूसरा जो मैसेज है, आपने जैसे अभी बताया कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हमारे ड्रग के ऑफिसर्स ने स्पूरियस मेडिसिन पकड़े हैं, उनको उन्होंने बुला के सम्मानित किया, क्यूआर कोड दिया। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री साथ में जो नया बिल आ रहा है उसके लिए भी काम कर रही है। मैं आपको इतना 100% आश्वासित करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और सब स्टेक होल्डर्स बहुत सीरियस है, और भारत इतने सालों से काफी नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा सर। देखिए हमें बिल्कुल सर, हमें अपनी फार्मा इंडस्ट्री पर, जी हाँ सर, इस देश के प्रत्येक नागरिक को सर अपनी फार्मा इंडस्ट्री पर गर्व है। इस देश की फार्मा इंडस्ट्री ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है पूरी दुनिया में सर। ये मान सम्मान आगे भी बढ़ता रहे, हमारा ये गर्व कभी कम नहीं होगा सर। लेकिन जो गंदी मछलियां हैं, कहीं उनके लिए कोई राह आसान ना हो जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर, यह चिंता हमेशा बनी रहेगी और इसीलिए ये बहस होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकाला। चीरू श्रीनिवासन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। विरंची शाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर लेले, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।